Hello students, welcome to the new lecture of a new chapter that is Theory of Demand। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज उसका पहला डोज आप लोग तक जा रहा है और उसके अंदर हम लोग बेसिक एलिमेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड सीखने जा रहे हैं सो दैट कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमको थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड समझ में आ जाए। पहले हम लोग ये चैप्टर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप डिमांड चैप्टर को देखो और सप्लाई चैप्टर को देखो, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको दिमाग में रखना होगा पढ़ने से पहले। पहला पॉइंट ये है कि जब आप डिमांड पढ़ रहे हो तो भूल जाओ सेलर या सप्लायर वर्ड को, ठीक है। केवल और केवल खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ठीक है। सेम इसका उल्टा हो जाएगा जब आप सप्लाई पढ़ोगे, उसके अंदर वहां पे आपको केवल और केवल सप्लायर के दिमाग से सोचना है, ठीक है। एक साथ दोनों के बारे में सोचोगे तो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। दोनों को मिला के हम लोग फिर आगे वाले चैप्टर में आगे जो हम लोग को टॉपिक्स अगले जो यूनिट्स आएंगे उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो वैसा नहीं है कि हम लोग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम लोग डिमांड क्या है उसको समझने वाले हैं, सप्लाई क्या है उसको समझने वाले हैं, और तब जब दोनों की पोजीशन को आप समझ जाओ कि खरीदने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, बेचने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जब दोनों की मेंटेलिटी आपको पता चल जाएगी तब जाके आपको दोनों बिहेवियर को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि डिमांड अगर कॉन्सेप्ट आपको सही से आ गया है समझ में तो सप्लाई समझना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो पूरे चैप्टर में काफी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, कि डिमांड किसको कहा जाता है, अगर हम लोग इस चीज को समझे कि डिमांड हमारा क्या है, ठीक है, तो डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। एक होता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है आपका डिमांड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड का। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय ऑन अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि अगर आप बात करते हो डिमांड के बारे में, ठीक है, डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ये दो अप्रोचेस समझने में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। देखिए डिमांड डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो बेसिक से टर्म है जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आगे जाके बहुत से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिमांड क्या है, ठीक है। देखो डिमांड इज बेसिकली द डिजायर, ठीक है, द डिजायर टू बाय। बोलोगे कि सर एक बात बताइए, अगर मेरे अंदर डिजायर है कि मेरे पास ऑडी हो, फरारी हो, ठीक है, क्या हम उसको डिमांड कहेंगे? भाई देखो आपने आधा अधूरा चीज को समझ के दिमाग में बिठा लिया कि डिमांड यही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता भी है कि द डिजायर टू बाय एनीथिंग इज डिमांड, लेकिन ये गलत है। डिजायर के साथ साथ औकात भी होना चाहिए जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं। तो डिमांड इज व्हाट? द डिजायर टू बाय, द डिजायर टू बाय different quantity of a commodity on its different prices। यानी डिमांड क्या कह सकते हैं हम लोग? डिमांड इज बेसिकली द डिजायर टू बाय एनीथिंग ऑन इट्स डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है, विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी बोल सकते हो, और सफिशिएंट इनकम भी कह सकते हो। यानी अगर आपके पास डिजायर प्लस औकात दोनों है देन इट विल कंसीडर एज डिमांड, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि सपोज एक इंसान है हु इज हैविंग लॉट ऑफ मनी, हु कैन इजीली बाय BMW,
बट ही इज नॉट हैविंग द डिजायर, उसके पास इच्छा नहीं है कि उसको BMW चाहिए, उसको शायद हो सकता है फरारी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे, इवन दो ही इज हैविंग परचेजिंग पावर, लेकिन डिजायर नहीं है इसलिए वो डिमांड नहीं है। और पहले केस में मैंने कहा था कि डिजायर है लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है, तभी भी वो डिमांड नहीं है। यानी डिमांड के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, यानी इच्छा होनी चाहिए और खरीदने का क्षमता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा गौर से समझिएगा। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द डिजायर टू बाय स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स स्पेसिफिक प्राइस, यानी अच्छा, ऑन इट्स स्पेसिफिक प्राइस विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट इनकम कहो या फिर परचेजिंग पावर कहो। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बोलता हूं, समझिएगा। डिमांड रेफर्स टू, मांग का मतलब किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पे अपने पास मौजूद आय से, उपयुक्त आय से जो खरीदने की इच्छा है उसको हम लोग मांग कहते हैं। डिमांड क्या है, डिमांड रेफर्स टू द डिजायर टू बाय डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिफरेंट प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट इनकम, उसको हम लोग मांग कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो इट रेफर्स टू डिजायर, it refers to the desire to buy specific quantity of a commodity on its specific price with the help of sufficient income, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसको एक चीज एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज मान लेते हैं यहां पे मैंने दिखाया है प्राइस ऑफ समथिंग, और यहां पे मैं दिखा रहा हूं क्वांटिटी कि मैं किस प्राइस पे कितना खरीद रहा हूं। उदाहरण के तौर पे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक वस्तु है जिसका दाम अगर 5 रुपए होगा, एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान खरीदने जब जाता है तो उसको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई रेट जब बढ़ता है तो वो ज्यादा खरीदता है, रेट घटता है तो कम खरीदता है। सामान्य तौर पे सामान्य वस्तुओं के केस में हम लोग का जो सामान्य बिहेवियर होता है, सामान्य बर्ताव होता है, वो ये होता है कि रेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे खरीदने की इच्छा कम होने लगती है। तो मान लेते हैं 5 रुपया रेट था तो उस समय मेरे खरीदने की इच्छा थी 10 रुपया, ठीक है। जब रेट बढ़ के हो गया 10 रुपया तो मेरे खरीदने की, उस सामान को खरीदने की जो इच्छा है वो घट के हो गई 8 रुपया। फिर रेट और घटा, सॉरी रेट और बढ़ा, मेरे खरीदने की इच्छा क्या हो गई, और घट गई। रेट और बढ़ा, रेट और बढ़ा, मेरे खरीदने की इच्छा क्या हो गई, और घट गई। रेट और बढ़ा, खरीदने की इच्छा और घट गई। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि रेट बढ़ते बढ़ते उस लेवल पे पहुंच गया जहां पे मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूं, होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली ऐसा भी पॉइंट एक समय आता है। तो बेसिकली ये जो पूरा चीज है, ये जब आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड डिमांड। मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन जो था, डिमांड रेफर्स टू द डिजायर ऑफ अ बायर टू बाय different quantity of a commodity on its different prices with the help of sufficient income, with the help of sufficient औकात, with the help of sufficient purchasing power। ठीक है, वहीं दूसरी ओर quantity demanded refers to the specific quantity of a commodity that a buyer will buy on its specific price with the help of sufficient income। अब समझ में आ रहा है डिमांड किसको कहते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड किसको कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझे तो यहां पे देखो, इस चीज को हम लोग ने समझ लिया अच्छे से। ये जब आप बोलते हो, टेबल के थ्रू मैंने इसको समझाया, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, इसी चीज को मैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूं तो यहां पे मैं दिखाऊंगा क्वांटिटी और यहां पे मैं दिखाऊंगा प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी में है
और प्राइसेस में है ठीक है। तो जिस समय इस वस्तु का दाम था 5 रुपया, यहां देख रहे होगे सबसे ज्यादा हम लोग यहां खरीद रहे हैं, ठीक है। जब रेट बढ़ा तो खरीदने की इच्छा क्या होगी, घट जाएगी। फिर रेट और बढ़ा, खरीदने की इच्छा क्या हो गई, और घट गई। रेट और बढ़ा, खरीदने की इच्छा और घट गई। रेट और बढ़ा, खरीदने की इच्छा और घट गई, ठीक है। ये आप देख रहे होगे, ठीक है। और इस चीज को अगर हम लोग कनेक्ट कर दे, so this will consider as the demand curve। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। तो इसको कहते हैं, जब टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं, और जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कुछ और चीजें। जब डिमांड की आप बात करते हो, डिमांड दो लेवल पे पढ़ा जाता है। जब आप किसी इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ते हो, यानी कोई एक इंसान के अंदर क्या खरीदने की इच्छा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मार्केट डिमांड, ठीक है। ये दो बेसिक सी चीजें हैं। अब बात करते हैं ये है क्या। मान लेते हैं हम लोग इसी टेबल को देखते हैं, इसी टेबल को देखते हैं, एज अ इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। जब इस वस्तु का रेट हुआ 5 रुपया तो मैं 10 पीस खरीदूंगा, 10 रुपया होगा तो 8 पीस खरीदूंगा, 15 रुपये होगा तो 6 पीस खरीदूंगा, 20 रुपये हो तो 4 पीस खरीदूंगा, 25 रुपये हो तो 2 पीस खरीदूंगा। यानी यहां पे आप किसके बारे में बात कर रहे हो, एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं इस वस्तु के केस में मैं कितना कितना खरीदूंगा, आपने उसके बारे में समझा, इसको क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कहा जाएगा। और इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग मार्केट को समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसको। मान लीजिए यहां पे एक बाजार का केस देते हैं, इस बाजार के अंदर यही मार्कर जिसका एग्जांपल मैंने इंडिविजुअल में अभी दिया था। अब मान लेते हैं इस वस्तु का जो प्राइस है, इस मार्कर का जो प्राइस है, यहां पे बाजार में ए गया, या मान लेते हैं वी गया था, विशाल, विशाल की डिमांड के बारे में आप लोगों ने बात किया था। तो विशाल, विशाल के द्वारा किया जाने वाला डिमांड, ठीक है, क्योंकि एक बाजार में तो बहुत सारे इंडिविजुअल जाते हैं और वो सब मिलकर जो कलेक्टिवली डिमांड करते हैं दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो विशाल बाजार का एक हिस्सा है, विशाल भी एक बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला के एक बाजार बनता है। तो विशाल के द्वारा जो डिमांड किया गया है उसको मैंने वी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं कि अंकित के द्वारा जो डिमांड किया गया है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया एज डिमांड, ठीक है। सेम उसी तरीके से रवि के द्वारा जो डिमांड किया गया है, यानी कितना पेन वो खरीदेगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर डिमांड, यानी डिमांड मेड बाय रवि, ठीक है। बाजार में 3 बायर है जो ये मार्कर को खरीद रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों के डिमांड को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड बन जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे समझ सकते हो, वस्तु का दाम कितना था, वस्तु का दाम था 5 रुपया, 10 रुपया, 15, 20, आई थिंक 25 तक है ना, 25 रुपया, ठीक है। इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, ये विशाल का इंटरेस्ट है जो वो मार्कर खरीदना चाहता है अलग अलग रेट पे। सेम ऐसी ही बाजार में कौन है, एक और बायर है जिसका नाम क्या है, अंकित। वो 5 रुपए का जब रेट रहता है तो कितना पीस खरीदता है, तो वो उस केस में 15 पीस खरीदता है। रेट जब बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात इसका भी, इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो उस केस में वो 12 पीस खरीदता है। रेट और बढ़ गया तो कितना खरीदता है, 9 पीस खरीदता है, फिर 6 पीस खरीदता है, फिर 3 पीस खरीदता है। वहीं राहुल की अगर बात करते हैं तो राहुल 5 रुपए जब रेट हुआ तो कितना पीस खरीदता है 25 पीस खरीदता है।
ठीक है, जब सबसे मिनिमम रेट था, रेट जब बढ़ गया तो बोला नहीं भाई महंगा पड़ा, मैं 20 से पीस कर दूंगा, और बढ़ा तो और कम खरीदने लगा, और बढ़ा तो और कम खरीदने लगा, और बढ़ा तो और कम खरीदने लगा। बाजार में यही 3 बायर थे, ठीक है, तीनों मिलके जो इस पेन का डिमांड कर रहे हैं 5 रुपए के रेट पे, वो कितना हो गया, वो हो गया 50, ठीक है, इसके बाद 40, इसके बाद 30, इसके बाद 20, इसके बाद 10, राइट। तो ये कहलाएगा मेरा मार्केट डिमांड। यानी मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ demand, the sum total of demand made by all the buyers present, all the buyers of a commodity present in the market, ठीक है। और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिजायर to buy different quantity of a commodity on its different prices with the help of sufficient income। यानी एक बाजार में मौजूद सभी क्रेताओं के द्वारा किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पे जो अलग अलग मात्राओं को अपने पास मौजूद आय की मदद से जो खरीदने की इच्छा है, उसके जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, बाजार मांग कहा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। फिर वैसे ही कुछ अलग तो होगा नहीं, यहां पे आप रिप्रेजेंट कर दोगे क्वांटिटी को, ठीक है, यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस, ठीक है, और सेम वैसे ही आप जब इसको मान लेते हैं, यहां पे कितना था, क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट करोगे 10, 20, 30, 40 एंड 50, यहां पे हो गया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। यहाँ पे 5 पे कितना है, सबसे ज्यादा था, रेट बढ़ा डिमांड घटा, रेट बढ़ा डिमांड घटा, रेट बढ़ा डिमांड घटा, रेट बढ़ा डिमांड घटा। आप इन सबको क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, अगेन बन गया ये मार्केट डिमांड। इसको चाहो तो एमडी लिख सकते हो या डीडी भी लिख सकते हो। तो ये बेसिक सा फंडा था अबाउट डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसके अलावा कोई आपसे पूछे कि डिमांड शेड्यूल क्या है, तो इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन of desire, the desire to buy different quantity of a commodity on its different prices with the help of sufficient income। On the other hand, demand schedule, demand curve क्या है, तो it is a graphical presentation of the desire to buy different quantity of a commodity on its different prices with the help of sufficient income, ठीक है। तो बस आपको स्टार्टिंग में ऐड करना है, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ डिमांड शेड्यूल, और इन केस ऑफ डिमांड कर्व आपको ऐड करना है, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है, ठीक है। इसी लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग चाहें समझना तो लॉ ऑफ डिमांड भी समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए आपको बेसिक सा चीज समझना होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल या व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे मैं क्या खरीदूंगा, नहीं एक इंडिविजुअल क्या खरीदेगा उस पे असर पड़ेगा। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बाजार में डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा उस पे असर पड़ेगा। एक थोड़ा सा सेंस अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं मेरी बात आप करते हो, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ मार्केट, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो मुझे अफेक्ट कर रही हैं वो मुझ जैसे और भी बायर को अफेक्ट कर रही होंगी, यानी वो बाजार को भी अफेक्ट कर रही होंगी। तो इंडिविजुअल डिमांड को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, अगर आप उसको ध्यान से सुनिएगा समझिएगा तो मार्केट डिमांड को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।